हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। गार्डनर महोदय ने बताया था कि बुद्धि के एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर अनेक योग्यता क्षमता होती है जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न ज्ञान में, विभिन्न निर्धारण में किया करता है। अतः बुद्धि का कोई एक कारण नहीं, अनेक कारण है। इन अनेक कारणों को अपने शोधों और अपने अध्ययनों के आधार पर इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है कि 9 प्रकार की बुद्धि में अनेक सभी बुद्धि के कारण शामिल हैं। तो उन 9 प्रकार की बुद्धि को उन्होंने जो बताया था उसका हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग करते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, इसको हम समझने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अब इसका शैक्षिक निहितार्थ देखें तो पहला है सामाजिकरण। सामाजिकरण के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो व्यक्ति अपना भी ध्यान रखता है और समाज का भी ध्यान रखता है। तो उन्होंने अपने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक आत्मन बुद्धि, एक अन्य बुद्धि। यानी कि आप स्वयं अपने विषय में क्या सोचते हैं, आप दूसरे के विषय में क्या सोचते हैं। 2 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई थी। तो निश्चित रूप से जब समाज की बात आती है, समाज की गतिविधि, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, ये सब बातें आती हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी तरफ अपने लिए भी तैयार रहना पड़ता है और समाज के समानता या सामूहिक व्यवहार के प्रति भी तैयार रहना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यह सिद्धांत बालकों के अंदर आत्म केंद्रित के संग संग समाज के दायित्वों का भी विकास करना होता है। इसलिए दोनों प्रकार की बुद्धि का विकास या दोनों प्रकार के बुद्धि के स्थिति का जांच परख करते हुए उसका व्यक्तित्व व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक रूप से भी तैयार करने में यह सिद्धांत मदद करता है। इसका पहला शैक्षिक निहितार्थ। दूसरा है विकासात्मक। उन्होंने एक बुद्धि बताई थी कि शारीरिक गतिकीय बुद्धि, यानी शरीर के जैसा विकास होता है, जैसा शारीरिक विकास होता है, जैसा सांवेगिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, उसी तरह से उसके अंदर ज्ञान की भी क्षमता होती है। तो अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास में संतुलन स्थापित करने हेतु भी यह सिद्धांत हमें पर्याप्त निर्देश देता है। बुद्धि का यह सिद्धांत क्या करता है, हमें पर्याप्त निर्देश देता है कि बालक की जैसी शारीरिक गति हो, संवेगात्मक गति हो, उस हिसाब से उसकी बुद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अध्यापक को इस सिद्धांत के माध्यम से उसकी गति के अनुसार उसकी योजना बनाना, उसे निर्देश देना, उसको सही दिशा में व्यक्तित्व के विकास हेतु तैयार करना, ये सब जानकारियाँ आराम से उपलब्ध हो जाती हैं या आराम से उसे निर्देशित किया जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से। तीसरा इसका शैक्षिक उपयोगिता की बात करें, शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो प्राकृतिक उपयोगिता। इन्होंने जो बाद में अपनी बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत प्राकृतिक बुद्धि का मतलब ये होता है कि प्रकृति से जो कुछ भी प्राप्त है उसके ज्यों कहते हूँ उसके महत्व को समझाना, उसके उपयोगिता को समझना, उसके संग उचित व्यवहार रखना, ये सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धि में जैसे किसान है, वह फसलों के लक्षणों को समझता है, इसका मतलब प्राकृतिक बुद्धि उसके पास ज़्यादा है। उसी तरह से जीव विज्ञान से संबंधित जैसे डॉक्टर हैं, वो जीव के नेचर को प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तभी उसका सही इलाज कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक बुद्धि उन्होंने बताया बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत, वह प्राकृतिक बुद्धि हमें प्रकृति के संग उचित व्यवहार को सिखाने पर बल देता है, पर्यावरणीय संतुलन पर बल देता है, पर्यावरण के महत्व को पर बल देता है, किसी जीव जंतु वनस्पति के प्रति उचित व्यवहार को सिखाता है। इसीलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। यानी अगर ऐसी बुद्धि बालकों में नहीं है तो अध्यापक को चाहिए कि उसके प्रति वह जागरूकता इत्यादि का विकास करते हुए उसकी बुद्धि प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के विकास, प्रकृति के संवर्धन हेतु बालकों के अंदर वैसा ज्ञान, वैसी कहानी, वैसा व्यवहार सिखाए। तो ये अभी इसका शैक्षिक निहितार्थ है इस सिद्धांत का। अगला है समायोजन। समायोजन की बात करें तो यह सिद्धांत बालकों को समायोजन संबंधी भी बुद्धि का विकास पर बल देता है, बुद्धि के विकास पर बल देता है। जैसे स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के अनुसार आप व्यवहार कैसा करें। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो कोई आप मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना है, तो चित्र का आकार कितना हो, वह इस ब्लैक बोर्ड के पर किस आकार में बनाएं,
उसके किनारा क्या हो, उसकी परिस्थिति क्या हो। उसी तरह से जैसे चित्रकार होता है वो परिस्थितियों को सब ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है कैसे बनेगा। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि स्थानिक बुद्धि जिस तरह से चित्रकला में महत्वपूर्ण होती है, किसी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण होती है, किसी सर्वे में महत्वपूर्ण होती है कि उस परिस्थिति में हमें कैसे वो जानकारी मिलेगी, उस परिस्थिति में हम कैसे व्यवहार करेंगे। जैसे नृत्य है, मतलब एक प्रकार से हम जैसे डेकोरेशन करना है तो उस परिस्थिति के अनुसार आप डेकोरेशन का स्थिति तय करते हो। तो ये जो स्थानिक बुद्धि है, देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार, उचित क्रिया, उचित स्वरूप, उचित गतिविधियों के विकास में अत्यधिक योगदान देती है। विकास में क्या करती है? अत्यधिक योगदान देती है। यह कौन बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि से बालक विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन या उचित व्यवहार का व्यवहार सीखता है, उचित व्यवहार की गतिविधियों को समझने लगता है। आगे हम बात करें तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बुद्धि को बताया था अस्तित्ववादी बुद्धि के प्रकार में। अस्तित्ववादी का मतलब किसी चीज़ के पीछे का क्या वास्तविकता है, उसका सार तत्व क्या है, उसकी मूल बात क्या है। जैसे कार्ल मार्क्स का अगर आप सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें वर्ग संघर्ष, गरीबी और अमीरी के बीच का संघर्ष ही अनेक प्रकार के परिवर्तन और अनेक प्रकार के समस्याओं का जड़ है, जिसको वर्ग संघर्ष उन्होंने नाम दिया था। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो किसी सिद्धांत में मूल तत्व क्या है, तो जो अस्तित्ववादी यानी किसी चीज़ की खोज करना, अस्तित्व, जैसे इस घटना के पीछे क्या कारण था, तो वो जो मूल कारण होगा वो उस घटना का अस्तित्व कहलाया जाएगा। आपके व्यक्तित्व की खासियत क्या है, आपके जीवन का सिद्धांत क्या है, तो वह उसके अस्तित्व की बात, उसकी वास्तविकता की बात। जैसे होता है ना कि इस शरीर में 5 तत्व हैं, तो 5 तत्वों का अस्तित्व है तब बना है। तो उसी तरह से किसी चीज़ की आधार, किसी चीज़ का मूल सिद्धांत, किसी चीज़ का मूल व्यवहार इत्यादि संबंधी जो बुद्धि है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यह अस्तित्ववादी बुद्धि बालक के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में खोज वाली प्रवृत्ति, उसके सत्यता की वाली प्रवृत्ति, सत्य के खोजने वाली प्रवृत्ति, सत्य पर आधारित व्यवहार को समझने वाली बुद्धि का विकास करेगा। अर्थात खोज वाली प्रवृत्ति का विकास बहुत अधिक करेगी बुद्धि। अब अध्यापक को ये देखना कि अगर खोज वाली प्रवृत्ति बालक में कम है तो ऐसे कहानी, ऐसे ज्ञान, ऐसे व्यवहार, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिसमें बालक को सही चीज़ों के सूक्ष्म सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत, आवश्यक सिद्धांत को समझने में मदद मिले। तो इस प्रकार से वह अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा अध्यापक, और उसके बालकों को पढ़ा करके उनके अंदर खोज प्रवृत्ति, वास्तविकता की खोज प्रवृत्ति का विकास करेगा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी व्यवहार हैं, अच्छे व्यवहार हैं, सभी सत्य और न्याय पर आधारित होते हैं। तो जब तक आप सत्य के यानी अस्तित्ववादी यानी सत्य का नाश नहीं होता, उस क्रिया के संग, उस व्यवहार के संग, उस सिद्धांत के संग, उस परिस्थिति के संग सत्य सदैव सत्य रहता है। तो ये जो सत्य की खोज वाली प्रवृत्ति का विकास बालकों के अंदर शिक्षा के माध्यम से किया जा सके, यह भी यह सिद्धांत सिखाता है। अगला है ज्ञानात्मक विकास। जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे ही उसे ज्ञान का भी विकास होता है। इन्होंने भाषाई बुद्धि को एक बताया था, प्रकार के अंतर्गत भाषाई बुद्धि। तो जितना ही बालक के अंदर भाषाई बुद्धि का विकास होगा, जितना ही उसके पास शब्दकोश होते, जितना ही वो शब्दों को समझता रहेगा, उतना ही उसके अंदर ज्ञान का विकास होगा। तो यह बुद्धि बालकों के अंदर भाषाई विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास के भी ओर इंगित करता है। तो अध्यापक को चाहिए कि बाल्यावस्था में ही, मतलब शैशवावस्था से जब पढ़ना शुरू करता है 6 वर्ष से, बाल्यावस्था से ही उसे भाषाई बुद्धि का अधिक विकास करे, भाषाओं का अधिक विकास करे, ताकि उस बालक के पास ज्ञान का अपनी उम्र के अनुसार पर्याप्त जानकारी हो, पर्याप्त ज्ञान हो, पर्याप्त वह हर गतिविधि को सीख सके, समझ सके। तो भाषाई बुद्धि के साथ उसके ज्ञान का भी विकास। या जान लीजिए कि जो जितना अधिक ज्ञानी है उतना ही उस विषय के भाषा को भी अधिक समझता है, ये भी बात सत्य है। तो भाषाई बुद्धि के आधार पर उसके ज्ञान के विकास में भी यह सिद्धांत सहयोग प्रदान करता है, विकास ज्ञान के विकास का आधार मानता है। ये भी उपयोगिता है इस सिद्धांत की। अगला है तर्क की क्षमता का विकास। इन्होंने एक तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को सिस्टमेटिक सोचना। अगर अध्यापक देख रहा है कि बालक सिस्टमेटिक कोई बात कह नहीं पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो अध्यापक तुरंत तार्किक बुद्धि का एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप जोड़ करके पढ़ाना शुरू करे। तब वह बालक क्या होगा, धीरे धीरे किसी चीज़ को सिस्टमेटिक क्रम से
जोड़ करके बताना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होगा। जैसे अगर कोई कहे कि आपने ये महान कार्य कैसे कर दिया, तो आप बताएं कि ऐसे किए, फिर इसके बाद ऐसे हुआ, फिर इसके बाद ऐसे हुआ, फिर ये मिले, ये सहायता हुआ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ गया। तो जैसे ही आपने ये सब उदाहरण दिया, वैसे ही उसके अंदर क्या हुआ, एक श्रृंखला बनी। क्योंकि जब जीवन मनुष्य जिंदा है तो निश्चित रूप से उसका जो है जीवन समाप्त नहीं है, तो उसका क्रिया की कोई न कोई श्रृंखला बनेगी। वह श्रृंखला अगर उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ती चली गई तो उसका मतलब विकास होता चला गया। तो वह हर परिस्थिति में तर्क के साथ किसी कार्य कारण संबंध, कार्य की प्रक्रिया का संबंध, कार्य के नियम का संबंध जोड़ करके वह व्यवहार करना सीख जाएगा। तो यह जो तार्किक और गणितीय बुद्धि है, उसको प्रत्येक क्षेत्र में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ करके कार्य करने की प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता का विकास सिखाता है यह सिद्धांत। तो ये सब गतिविधियों का भी विकास अगर बालकों के अंदर करना है, तो उनका तार्किक और गणितीय जो बुद्धि उन्होंने बताया था, उसका भी उपयोग उसको व्यवहार में कराते हुए, समझाते हुए बालकों को बताना चाहिए, ताकि वह बालक उस परिस्थिति में अपने तर्क के साथ हर व्यवहार को जोड़ते हुए या व्यवहार के अंदर एक क्रमबद्धता रखते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत का अनेक फ़ायदा है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के गतिविधियों में एक अध्यापक के लिए। तो अध्यापक इन बुद्धियों का प्रयोग बालक के विकास, योग्यता, क्षमता, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके उपयोग को पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यवहार में उतारते हुए, पढ़ाते हुए बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। मुझे उम्मीद है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।